आपके भी दिमाग में एक बात तो आती ही होगी कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं। वो 8, 9, 10 भी हो सकते थे, या 2 या 3 या 4 भी हो सकते थे। चलिए मान लिया 7 ही होते हैं, तो फिर उनका नामकरण किसने किया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार नाम कहां से आया? संडे, मंडे, ट्यूसडे नाम किसने रखा उसको? चलिए मान लिया यही नाम था, तो फिर इसका क्रम निर्धारण कैसे हुआ? सोमवार के बाद ही मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद ही बुधवार आएगा, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे कहां से आया? ये क्रम का निर्धारण कहां से हुआ है? हम तो ठहरे इंसान, और इंसान की फितरत होती है सोचना, विचार करना, खोज के चीजों को निकाल लेना। तो अगर आपके दिमाग में अब तक ये बात नहीं आई थी, तो अब तो आ ही गई होगी। तो अब आ गई है, तो फिर इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए, सीधी बात। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके दिमाग में इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल पैदा हो रहे हैं, उसका जवाब एक एक पॉइंट पे दिया जाएगा। ठीक है? वीडियो में आज आपको नॉलेज की चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही होगी, मजा भी आएगा, साथ ही साथ आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। ठीक है? तो आइए मेरे साथ, चलिए देखा जाए कि सप्ताह का झमेला क्या है। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं होरा की। सबसे पहले बात कर लिया जाए होरा की। होरा मीन्स घंटा की। सबसे पहले बात कर लिया जाए घंटा की। हम लोग घंटा की बात किया जाए। ठीक है? घंटा, हिंदी में कहें तो घंटा, इंग्लिश में कह दिया जाए तो हावर। इंग्लिश में हावर कहते हैं, हिंदी में घंटा कहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा जो होता है। अब ये जो इंग्लिश का घंटा है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और ये शब्द कहां से आया? तो ये ग्रीक भाषा के होरा से आया। ये ग्रीक भाषा के होरा से आया। ये होरा बना हावर, और हावर मीन्स होता है घंटा। दुनिया मानती है कि ये जो होरा शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दुनिया मानती है, साइंस मानता है। लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारतीय ज्योतिर्विद ये दावा करते हैं कि ये होरा संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के टूटने बिगड़ने से, यानी कि तद्भव के रूप में जन्म लिया है। अब कैसे? तो देखिए, अथर्व वेद में साफ साफ इसका उल्लेख है, और बहुत सारे ये ज्योतिष शास्त्रों में इसका उल्लेख है। एक शब्द आता है अहोरात्र। अहोरात्र एक शब्द है, अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब होता है अहन और रात, यानी कि दिन और रात के पीरियड को, टाइम पीरियड को, समय को कहते हैं अहोरात्र, यानी दिन और रात दोनों को मिला करके। ठीक है? तो एक दिन और रात्र के काल को, समय को कहते हैं अहोरात्र। अब भारतीय ज्योतिष शास्त्र दावा करता है कि आगे से अगर हम, जब आप जानते हैं कि तत्सम शब्द बिगड़ते बिगड़ते तद्भव हो जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र दावा करते हैं कि आगे से अ हट गया, पीछे से त्र हट गया, और ये बिगड़ा हुआ रूप हो गया होरा। बिगड़ा हुआ रूप हो गया होरा। तो अहोरात्र से होरा निकला हुआ है। यह भारतीय ज्योतिष शास्त्र का दावा है, और भारतीय होने के नाते मैं भी ये दावा कर रहा हूं कि ये जो होरा शब्द है वो संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये विवाद की स्थिति हो सकती है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है कि संस्कृत भाषा का शब्द है। मुझे तो अपने भारतीय होने पे गर्व है इस मामले में कि ये शब्द जो है वो संस्कृत से निकला हुआ है। अब आप क्या मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। खैर चलिए, अब ये होरा का लफड़ा क्या है वो देखा जाए। तो अहोरात्र मैंने बताया था कि अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब क्या होता है? दिन और रात्र को कहा जाता है अहोरात्र। अब एक अहोरात्र में 24 होरा होता है। क्या होता है? 24 होरा होता है। यानी कि एक दिन रात के पीरियड में 24 होरा होता है, और 24 होरा से हावर बना, हावर से घंटा बना।
यानी कि एक दिन रात में कितने घंटे हो गए, घूम फिर के आ गए हम लोग, तो 24 घंटे होते हैं, उसी कहते हैं होरा। अब आप कहेंगे सर ये होरा होता का है, नाम होरा कहाँ से आ गया? तो देखिए ये मतलब ये है कि जब पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जब अपनी धुरी पर ऐसे घूम रही होती है, ऐसे घूम रही होती है, तो 24 पिंडों के प्रभाव में आती है। हालांकि 24 पिंड नहीं, अभी मैं बता रहा हूं, ये उसके किनारे किनारे पिंडों का अपना प्रभाव होता है 24। ठीक है, तो जितने देर एक पिंड का प्रभाव रहता है उसे हमने कह दिया एक होरा, दूसरे पिंड का प्रभाव हुआ तो 2 होरा, तीसरे का हुआ तो 3 होरा, ऐसे कर करके पिंडों का जब प्रभाव हुआ तो उसको कहा गया होरा। और इस तरह से 24 बार प्रभाव पड़ रहा है तो हमने कह दिया 24 होरा, और उसी को हमने घंटा में बांट दिया। तो कुल दिन और रात्र में 24 घंटे इस तरह से निकल करके आ गए। ठीक है, अब होरा बात समझ में आ गई। अब देखिए ये हमारा सौर मंडल है, ये देखा जाए ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है। देखिए ये हमारा सौर मंडल है। अब सौर मंडल में देखिएगा ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। ठीक है, ये सौर मंडल है। अब सौर मंडल में सारे पिंडों की अपनी कोई न कोई एक गति होगी। सूर्य का चक्कर लगा रहे होंगे, ये भी लगा रहे होंगे, ये सब लगाते होंगे, और सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल गति होगी। कोई देखिए ये फिगर है, ये काल्पनिक फिगर है, ये एक सीक्वेंस में दिखाया गया है, लेकिन एक टाइम पीरियड में हो सकता है बृहस्पति यहां हो, शनि यहां हो, पृथ्वी यहां हो, कहीं हो सकता है, सबकी गति अपनी अलग अलग है। ठीक, तो इसीलिए सबकी जब गति अलग अलग है तो ये देखिए एक टाइम में अलग अलग हो सकते हैं ये। ठीक, लेकिन पृथ्वी जहां भी है तो पृथ्वी के अगल बगल जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, उन ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। और जब पड़ता है तो किसका किसका पड़ता है, याद रखिएगा ज्योग्राफी में एक सवाल आता है, एक प्रश्न आता है कि कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि रात में वो तारे के रूप में हमें दिखाई देते हैं, प्रतिदिन दिखाई देते हैं, बस हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो कितने तारों को नंगी आंखों से कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो याद रखिएगा सिर्फ 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तो खैर हम खड़े हैं, पृथ्वी छोड़ दीजिए, तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन्हीं 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये जो है ये अरुण और वरुण प्लूटो को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें नहीं देखा जा सकता, यही है। तो क्यों देखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि घूम फिर के यही घेरा बना के पृथ्वी के चारों तरफ ये रहते हैं। इनकी गति का क्रम ऐसा है कि घूम फिर के पृथ्वी के इर्द गिर्द यही लोग बने रहते हैं। तो 5 ये ग्रह ऐसे हो गए जिनका प्रभाव कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से पृथ्वी पर पड़ता है। 5 ये हो गए। ठीक, मैंने कहा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, 5 ग्रह हो गए। एक ये देखिए चंदा मामा है, ये हमारे चंदा मामा है, ये पृथ्वी के पास है, जाहिर सी बात है जब वो तो एकदम सबसे पास है तो उनका प्रभाव तो होगा ही होगा। कितने हो गए? 6 हो गए। और ये हैं सूर्य दादा, तो जाहिर सी बात है ये सबके दादा, तो इनका प्रभाव तो होगा ही होगा। तो कुल मिला के पृथ्वी के इर्द गिर्द कितने पिंडों का प्रभाव हो गया? 7। 5 ग्रहों का, एक उपग्रह चंद्रमा का और एक सबका मालिक सूर्य, कुल मिला के हो गए 7। धीरे धीरे आप लोग अपने जवाब तक पहुंच रहे हैं। ये 7 ऐसे पिंड हैं जिनका कहीं ना कहीं पृथ्वी पर कोई ना कोई प्रभाव होता है। ठीक है, अब एक सूर्य, पृथ्वी जब अपने ऐसे धुरी पर घूम रही होती है तो इसके इर्द गिर्द कितने पिंड आ गए? 7 आ गए। 5 ग्रह, एक उपग्रह और एक सूर्य, तो 7 ग्रह आ गए।
अब वो घूमने के क्रम में बारी बारी करके यह सातों ग्रह जो हैं, सॉरी सातों जो पिंड हैं वो उसके इर्द गिर्द आते रहते हैं, तो घूम फिर के वो आती रहती है। अब आप कहेंगे कि रात भर में जब 24 हो रहा होता है तो ये 7 ही हैं, तो बारी बारी यही 7 बारी बारी करके आते रहते हैं, इन्हीं का प्रभाव घूम घूम के पड़ता रहता है। यानी ठीक है, यानी कि 24 बार इनके प्रभाव में आए, एक मतलब दिन रात मिलाकर के 24 बार उसका प्रभाव है। अब कैसे हो जाता है अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं 7 पिंडों के नाम पर सप्ताह का नाम पड़ता है। लेकिन सवाल यहां एक और खड़ा होगा। अब वो सवाल क्या खड़ा होगा कि मान लिया कि इन्हीं पिंडों के नाम पर सप्ताह के 7 दिन का नाम पड़ा हुआ है, लेकिन समझ में यह नहीं आता कि अगर बड़े आकार में बड़े के हिसाब से अगर सीक्वेंस रखा जाए तो सबसे बड़ा सूर्य, सूर्य के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर जाके मंगल, पृथ्वी, तो फिर तब सूर्य, सूर्य के बाद से बृहस्पति होना चाहिए था, बृहस्पति के बाद शनि होना चाहिए था। नहीं समझ में आता है। तो चलिए मान लीजिए सूर्य से दूरी के आधार पे कुछ बैठाया गया होगा, तो सूर्य से दूरी के आधार बैठाया गया तो पहले बुध आ जाएगा, बुध के बाद से शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद से पृथ्वी छोड़ दीजिए मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आ जाएगा। तो इसका झमेला क्या है, इसका निर्धारण कैसे हुआ, उसके बारे में देखा जाए, उसका निर्धारण कैसे हुआ। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि 7 पिंड जो मैंने बताया है उसके आधार पे सप्ताह के 7 नाम पड़े हुए हैं, लेकिन वह 7 नाम में क्रम कैसे निर्धारित हुआ। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं कि हमें अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र पे गर्व है कि इनका उल्लेख हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में किया गया है। अब यह अलग की बात है कि दुनिया ने ढोल ग्रीक के होरा का पीटा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे हुआ निर्धारण। आते हैं घूम करके होरा पर। मैंने कहा कि एक अहोरात्र में 24 होरा होता है, यानी कि 7 पिंडों बारी बारी से पृथ्वी के प्रभाव में आते रहते हैं, यानी कि अपना प्रभाव रखते हैं। देखिए ये सीक्वेंस कैसे बैठाया गया वो मैं बता दूं आपसे कि वो कैसे पृथ्वी के संपर्क में आते हैं। 7 पिंडों की अपनी एक गति होगी जिस गति से वो घूमते रहे। अगर बाकी ग्रहों की बात करें तो ग्रह एक गति से सूर्य की परिक्रमा कर रहे होंगे, उनकी एक अपनी गति होगी। चंद्रमा की भी अपनी एक गति है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और सूर्य की भी एक अपनी गति है जो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा है। तो सभी पिंडों की अपनी अपनी कोई ना कोई एक गति है, स्पीड है। अब उस स्पीड को सबसे कम वाले से सबसे ज्यादा वाले के सीक्वेंस में बैठा दीजिए। तो सबसे कम से सबसे ज्यादा वाले के सीक्वेंस में बैठाएंगे तो ये याद रखिए कि सबसे कम जो गति है, स्पीड है, वो शनि की है, और सबसे अधिक तेजी से जो घूमने वाला है वो चंद्रमा है, ठीक है। तो उस क्रम में बैठाया तो सबसे धीमी वाला था शनि, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा। ये सीक्वेंस है। किस क्रम में सजाया फिर बता दूं। यहां पर सबसे धीमी गति है शनि की, शनि से थोड़ा सा तेज है बृहस्पति, बृहस्पति से तेज है मंगल, मंगल से ज्यादा तेज सूर्य, और सूर्य से ज्यादा तेज, सूर्य से ज्यादा तेज शुक्र, और शुक्र से तेज बुध, बुध, बुध के बाद चंद्रमा। ये सीक्वेंस है। शनि, शनि से तेज बृहस्पति, बृहस्पति से तेज मंगल, मंगल से तेज सूर्य, सूर्य से तेज शुक्र, शुक्र से तेज बुध, और बुध से तेज चंद्रमा। तो ये गति के आधार पे, उनकी स्पीड के आधार पे ये सीक्वेंस बैठाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर इसके आधार पर भी नामकरण हुआ होता तो नहीं है, नहीं होगा ना। शनि, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, नहीं होगा। तो होगा कैसे। हम लोग फाइनल स्टेज पर अब पहुंच गए हैं। ये जो 6 हैं ये गति के आधार पर पृथ्वी के प्रभाव में आते रहते हैं, या पृथ्वी पर अपना प्रभाव इसी सीक्वेंस में देते हैं, पृथ्वी पर अपना प्रभाव, ठीक।
तो जो होरा मैंने कहा था, यानी कि जो घंटा मैंने बताया था, तो शुरुआत कहीं से कर लीजिए। चलिए शुरुआत हम लोग कर लेते हैं शनि से। तो पहला घंटा का प्रभाव शनि का, दूसरा घंटा बृहस्पति, तीसरा घंटा मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा। ठीक, फिर अगला घंटा से शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, फिर अगला घंटा से ऐसे करते हुए, यानी कि 7 पिंड अपना प्रभाव दिखा रहे हैं 24 घंटे में। तो जाहिर सी बात है 7 तिरिक 21 घंटे में सीधा सीधा प्रभाव हुआ। 22वां घंटा में फिर शनि की शुरुआत हो जाएगी, 23वां घंटा में फिर बृहस्पति की शुरुआत हो जाएगी और 24वां घंटा मंगल की शुरुआत हो जाएगी। ये हो गई, मंगल खत्म। 25वां घंटा फिर सूर्योदय हो जाएगा, अहोरात्र खत्म और 25वां घंटा में क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। तो 25वां घंटा का क्रम किसका था, यहां देखिए, अगर मैंने शनि से शुरू किया था मान लिया, तो 25वां घंटा का जो क्रम आया वो किसका आया, वो सूर्य से आया। अब सूर्य से आया, होया, सूर्य से आया। तो अब आज का पूरा अहोरात्र सूर्य के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, सूर्य के नाम से जाना जाएगा। देखा जाए, अब सूर्य के बाद क्या था, शुक्र था, बुध था, चंद्रमा था, फिर वही शनि से लेकर के चंद्रमा तक, फिर शनि से लेकर के चंद्रमा तक, और फिर शनि से लेकर के बुध तक आए हैं। तो 24 पूरा हो गया, गिन लीजिएगा आप लोग, 24 पूरा हो गया। अब जब 24 पूरा हो गया तो 25वां में देखिएगा चंद्रमा आ जाता है। 25वां घंटा की शुरुआत यानी कि सूर्योदय फिर हो जाएगा 24 घंटे बाद। एक 24 घंटे का गिन लीजिएगा, 24 मतलब ये जो मैं सीक्वेंस बताया था इसी को 24 बार आप रख दीजिएगा। 25वां जिसके नाम से आएगा उस दिन को उसके नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रमा आया तो अब आज का पूरा दिन चंद्रमा के नाम से जाना जाएगा। फिर उसी हिसाब से 24 बैठा लीजिएगा, साथ साथ करके 24 बैठा लीजिएगा। ठीक, 25वां जो आएगा वो मंगल आएगा। तो आज का दिन जो है वो मंगल के नाम से जाना जाएगा। फिर ऐसे ही 24 बैठा लीजिएगा। फिर 25वां यानी कि दूसरे दिन सूर्योदय जिसको हम लोग कहते हैं बुध के नाम से आएगा। फिर अगले दिन बृहस्पति के नाम से आएगा। फिर अगले दिन शुक्र के नाम से आएगा। तो अब इस तरीके से ये बना सप्ताह का दिन। इस तरीके से सप्ताह का दिन का निर्धारण हुआ। वो 25वां घंटा यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का जो पहला घंटा जिस पिंड के प्रभाव से होगा उस दिन का नामकरण उसी पिंड के नाम पर हो जाएगा। और ये कंटिन्यू सातों दिन इसी तरीके से होते रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नामकरण पड़ा। सूर्य से जो शुरुआत होगा, सुबह प्रभाव सूर्य का होगा, पहले घंटे का प्रभाव सूर्य से होगा, तो उसको रविवार कहेंगे। जिस दिन सुबह का पहला घंटा प्रभाव अगर चंद्रमा का होगा तो उस दिन हम लोग सोमवार कहेंगे। जिस दिन सुबह का पहला घंटा बुध के प्रभाव से होगा तो उसे हम लोग बुधवार कहेंगे। और जिस दिन सुबह का पहला घंटा बृहस्पति के प्रभाव से होगा तो उसे हम लोग बृहस्पतिवार कहेंगे। इसी तरीके से सातों का निर्धारण हुआ। अब कैसे निर्धारण करना है ये आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहा जाए तो सूर्य को हम लोग कहते हैं सन, तो कहा गया सन डे। सन के बाद देखिए चंद्रमा आया तो हो गया मन डे यानी मून डे। ठीक, अब होना ये चाहिए था मंगल से मार्स डे, लेकिन मार्स डे नहीं है, ट्यूसडे हुआ। अभी बता रहा हूं कि वो कहां से आया। ठीक, फिर बुध को वेडनेसडे आया, हालांकि वेडनेसडे नहीं होना चाहिए था। ठीक, बृहस्पति थर्सडे, जबकि जुपिटर होना चाहिए था। ये नाम कहां से आया? कुछ का नाम तो सही है, संडे, मून डे, सैटर्न डे को सैटरडे कहा जाता है। दरअसल हम लोग लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। लैटिन भाषा में इन पिंडों को जिस नाम से जाना गया, वक्त के साथ देवता बदलते चले गए। जैसे हम लोग सूर्य को रवि कह देते हैं, हम लोग अपने हिसाब से रविवार कहते हैं ना, तो ये
यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में उसको अलग नाम से जाना जाता होगा। तो जिस तरह से क्षेत्र बदलते चले गए, उसी तरह से इनकी मान्यता, इनके देवताओं के नाम बदलते चले गए। तो चूंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है वही, पिंड ही वही है, लेकिन वहां के देवता के, वहां के किसी मान्यता के अनुसार इनके नाम अलग पड़ गए। ठीक है, और आज पूरी दुनिया मानती है। जबकि हम हिंदी की जब बात करते हैं तो हिंदी में हम वही मानते हैं, शनि रवि सोम और बृहस्पति शुक्र शनि। ठीक है, तो इस तरीके से ये सप्ताह के एक एक नामों का नामकरण है, और सीक्वेंस भी कैसे बैठा आप अच्छे से जान गए होंगे कि किस तरह से उसका सीक्वेंस बैठाया गया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।